Hello guys, welcome back to my channel, and today we will be discussing about James Joyce. He was an Irish novelist, a short story writer and a poet. He was born in the year 1882 and he died in 1941. आपको डेट्स हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि यूजीसी नेट क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आपको हमेशा दे सकता हैगा, जिसमें वो 3-4 राइटर्स आपको देगा और उनको आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना पड़ता हैगा। तो 1882 इनका बर्थ ईयर था और 1941 में जो है जेम्स जॉयस जो है उनकी जो डेथ हो गई थी। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में हमें पता हैगा कि मॉडर्निस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम पे जो है जेम्स जॉयस बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हम कह सकते हैं जिन्होंने पूरा जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट को शेप दिया था along with T.S. Eliot. So, as you can see, he was known for reshaping the novel through stream of consciousness, mythic structure and linguistic innovations. अब stream of consciousness का मतलब होता हैगा कि फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स, जैसे थॉट्स आ रहे हैं आप उस हिसाब से जब लिखते हैं अपने थॉट्स को लिखते हैं तो उस राइटिंग को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल्स होंगे, पहली चीज़ तो आप यूलिसिस देख सकते हैं, सिर्फ एक दिन का नॉवल है बट इट इज़ अ वेरी थिक बुक। फिर वर्जीनिया वुल्फ के आप वर्क्स देख सकते हैं, मिसेस डैलोवे और जो बाकी वर्क्स हैं उनके। तो ये सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं फैक्टर हैगा जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट को शेप करता हैगा, ठीक है। और जॉयस ने अपने वर्क्स में मिथिक स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया था। मिथिक स्ट्रक्चर्स का मतलब होता हैगा कि जो मिथ्स थी उनको लिटरेचर में वो लेके आए थे। यूलिसिस आप जानते हैं उसको कहते हैं मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ ओडेसी बाय होमर। तो इस तरीके से लेके आए थे। और लिंग्विस्टिक इनोवेशंस तो आप जानते हैं, अगर आप फिनिगन्स वेक पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि जेम्स जॉयस का वर्क है, इट इज़ सो डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। तो बहुत डिफिकल्ट वर्क है और पूरे लिंग्विस्टिक्स को उन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है। और यूलिसिस का एंड का वर्ड है यस। अब आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने चेंज किया था। और फिनिगन्स वेक एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हैगा पूरा, जहाँ से वो स्टार्ट होता हैगा और जहाँ पे वो एंड होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। उसके अलावा अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो डबलिन में पैदा हुए थे, आयरलैंड के हैंगे ये, इनटू अ कैथलिक फैमिली, एल्डेस्ट ऑफ 15 चिल्ड्रन। कैन यू इमेजिन कि मतलब 15 चिल्ड्रन थे इनके फादर के और ये सबसे बड़े थे उनमें, ठीक है। और इन्होंने जेसुएट इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किया, क्लोंगोवेस, बेल्वेडेयर यूनिवर्सिटी कॉलेज। एंड डबलिन जो था वो एक कैथलिक मेजॉरिटी एरिया हैगा, तो वहाँ कैथलिक्स बहुत थे, ठीक है। बट जॉयस ने सब रिजेक्ट कर दिया, अपनी नेशनैलिटी रिजेक्ट कर दी, अपना रिलीजन रिजेक्ट कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही रिजेक्टेड प्रीस्टहुड एंड रिलीजन ऑल टुगेदर, यानी कि यू कैन से ही वाज एन एथियस्ट, ठीक है। उन्होंने सब जो है रिनाउन कर दिया था और उन्होंने सिर्फ अपनी राइटिंग पे फोकस किया था। और ही वाज वेरी वेल रेड इन फिलोसफी, थॉमस एक्विनस और एरिस्टोटल के वर्क्स इन्होंने पढ़े थे। ये सब जो है आपको आगे काम आएंगे जब हम पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत काम आएंगे। उसके आगे अगर हम बात करें आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की, तो इनका डीप इंटरेस्ट था इन द मीडियम एंड फॉर्म ऑफ हिज वर्क, यानी कि जो इनका मीडियम था उसमें जो है ये बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे कि कैसा होना चाहिए, इनका मीडियम कैसा होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म पे बहुत इंटरेस्ट दिखाया इन्होंने कि जैसे यूलिसिस है वो 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि आपका ओडिसी है उसी के बेसिस पे हैगा, तो वैसे ही फॉर्म इन्होंने कॉपी किया हैगा, ठीक है। और इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश नेशनलिज्म एंड पर्सनल स्ट्रगल्स। अब आयरिश और ब्रिटेन का जो है बहुत ही लंबा एक इतिहास है हम कह सकते हैं, जिसमें आयरलैंड जो है अपनी फ्रीडम चाहता हैगा। खैर वो एक अलग कहानी हैगी, बट वो जो है इस पर्टिकुलर जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसने जेम्स जॉयस के वर्क्स को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करा था, जैसा कि हम पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट में देखेंगे, ठीक है। ही एम टू राइट इम्पर्सनली, लेटिंग रीडर्स डिराइव द मीनिंग। अब फिनिगन्स वेक
एक ऐसा वर्क है जिसमें हम मीनिंग ही नहीं डिराइव कर पाते हैंगे। और मेनी क्रिटिक्स जो थे उन्होंने काफ़ी जो है यूलिसिस को प्रेज़ किया था कि एज़ अ मॉडर्निस्ट मास्टरपीस। बट व्हेन दोज़ क्रिटिक्स दे रेड फिनिगन्स वेक दे वर लाइक ये क्या चीज़ है? ये तो बिल्कुल ही समझ के बाहर हैगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब रीडर्स को के ऊपर जो है मीनिंग छोड़ देते हैं। अब डबलिनर्स जो इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसमें जो है अभी जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मतलब कि बहुत छोटी-सी सटल सी मीनिंग रहती हैगी, स्टोरी में कुछ ख़ास नहीं रहता है, बट उसके पीछे एक मीनिंग छुपी रहती हैगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैगी। और उसको जो रीडर्स हैं, वो खुद अपने तरीके से ही उसको डिराइव कर सकते हैंगे। अलग-अलग रीडर्स के अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं उसी सेम चीज़ के। तो इसके ऊपर इन्होंने बहुत फ़ोकस किया था, ठीक है? और इसके बाद इनके करियर माइलस्टोन्स देख लेते हैंगे, जैसे कि ही वाज़ एनकरेज्ड बाय जॉर्ज रसेल हू इनवाइटेड हिम टू कंट्रीब्यूट टू आयरिश होमस्टेड। अब आयरिश होमस्टेड जो था एक वहाँ का न्यूज़पेपर कलेक्शन था, उसमें इनके जो वर्क्स थे पब्लिश होते थे। और ही पब्लिश्ड द सिस्टर्स। सिस्टर्स जो हैगा ये है एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, डबलिनर्स का एक पार्ट है, एक शॉर्ट स्टोरी हैगी। और इन्होंने स्टीफन डेडलिस के नाम से शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करी थी, जिसमें आप देख सकते हैं पहले डेडलिस थी स्पेलिंग DAE, फिर बाद में चेंज हो के ये DED हो गई थी। ठीक है, ही रोट पोएट्री, रिव्यू, स्केचेस एंड एपिफेनी। अब एपिफेनी वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय जेम्स जॉयस। एपिफेनी का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन, जो एकदम से रियलाइजेशन होती है कि उसको हम एपिफेनी कहते हैं। सो दे कैन आस्क यू इन नेट लाइक who coined the term epiphany, then you'll know the answer is James Joyce. He authored Stephen Hero, later reshaped into Portrait of an Artist as a Young Man. अब पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट का जो इनका एक वर्क था, उसका पहला जो नाम था वो था स्टीफन हीरो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैंगे, इनके मेजर रिलेशनशिप के बारे में जानते हैंगे। इनकी एक ही वाइफ थी और उनका नाम था नोरा बार्निकल। अब आप सोच रहे होंगे एक ही वाइफ, ये तो काफ़ी मतलब कि आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, बट यस, उस टाइम पे लोगों की मतलब मल्टीपल वाइफ्स रहती थी। मतलब मल्टीपल वाइफ्स नहीं, वो डिवोर्स करते थे और फिर उनके दूसरे तीसरी वाइफ रहती थी। जैसे ही हम जॉन मिल्टन को जानते हैंगे, T.S. एलियट को हम जानते हैंगे, जिनकी मतलब मल्टीपल्स रिलेशनशिप थे। ठीक है, अब उसके बाद चैलेंजेस देखते हैंगे। ही फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम डबलिन लिटरेरी सीन। अब डबलिन का जो लिटरेरी सीन था उससे एलियनेटेड फील करते थे, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल ही अलग था, जो इनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट करता हैगा। और ये जो अपने फेलो राइटर्स हैं उनके साथ जो है घुल मिल नहीं पाते थे। इनका एक अपना अलग ही स्टाइल था और ये एलियनेटेड फील करते थे अपने सराउंडिंग से। ही फेस्ड पॉवर्टी, illness, drinking, and spendthrift habits. Of poverty, see, he was the eldest of 15 children, और 15 चिल्ड्रन को वो सस्टेन करना बहुत ही बड़ी बात होती हैगी। और पीपल ऑफन दे सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, और उसकी वजह से उसके बाद में इनकी ड्रिंकिंग हैबिट भी स्टार्ट हो गई थी और स्पेंडथ्रिफ्ट भी थे, पैसे बहुत उड़ाते थे। ठीक है, अब ही सेंट डबलिनर्स टू पब्लिशर इन 1905। अब देखिए 1905 में इन्होंने भेजी थी डबलिनर्स, और पब्लिश कब हुई थी ये 1914 में। It was accepted then rejected due to swearing, sexual references and portrayal of real Dubliners। अब देखिए सेक्सुअल रेफरेंसेस की वजह से इनके काफ़ी वर्क्स जो हैं वो बैन भी हो चुके हैंगे। जैसे कि यूलिसिस में एक एपिसोड के बाद, नौसिका के बाद इनका जो है वो बैन हो गया था वर्क बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रेफरेंसेस और पोर्ट्रेयल ऑफ रियल डबलिनर्स। अब रियल डबलिनर्स जैसे कि पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में जो रियल आयरिश नेशनलिस्ट हैंगे, जैसे कि चार्ल्स पार्नेल, उनको दिखाया गया हैगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको जो है कई बार रिजेक्ट कर दिया गया था या बैन कर दिया गया था। जैसे कि हम देखते हैं DH लॉरेंस एक राइटर थे जिनके वर्क्स को काफ़ी टाइम बैन किया गया था बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रेफरेंसेस, जैसे कि मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। ठीक है, तो ये उसकी तरह थे। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी इनके जो है शॉर्ट स्टोरीज़ और वर्क्स के बारे में भी जान लेते हैंगे। आपको बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो एक शॉर्ट समरी मैं बता दूंगा आपको, जो आपको UGC नेट में हेल्प करेगी, और की पॉइंट्स। ठीक है, अब डबलिनर्स जो इनका वर्क था वो 1914 में पब्लिश हुआ था, और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज बाय जेम्स जॉयस। ठीक है, इट इज़ सेट इन डबलिन, जैसा कि नाम ही बताता है हमें, द डबलिनर्स।
तो ये डबलिन में सेट था। इट पेंट्स अ रियलिस्टिक एंड ऑफन ब्लीक पिक्चर ऑफ आयरिश मिडिल क्लास लाइफ इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब आयरिश लाइफ को दिखाता था, जो आयरिश जो पीपल थे वो डबलिन में जो रहते थे उनकी लाइफ को दिखाता था, और मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैंगे कि written in naturalistic style with psychological depth। अब साइकोलॉजिकल डेप्थ इनके वर्क में बहुत ही, अगर आप आरबी पढ़ेंगे, सिस्टा पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जो शॉर्ट स्टोरीज हैं इनकी, कि इन्होंने मतलब कैरेक्टर्स के माइंड के साथ खेला हैगा, उनकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उनके थॉट्स को प्रेजेंट किया हैगा। इसीलिए साइकोलॉजिकल डेप्थ इनके वर्क में जो है बहुत ही ज़्यादा दिखता था। और उसके अलावा ओरिजिनली completed in 1905 but publication was delayed due to objection over language, politics and sexual content। अब जैसा कि पहले मैंने बताया ही था कि ये जो है ये वर्क भी जो है 1905 में कंप्लीट हो गया था, बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1914 बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कंटेंट और पॉलिटिक्स की वजह से इनका वर्क नहीं आ पाया था। अब हम एक शॉर्ट स्टोरी जो इनकी बहुत फेमस है, द सिस्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैंगे। A young boy feels confused and sad after a priest named Father Flynn dies. He remembers the time they spent together when he visits the priest's house. He talks to the priest's sisters and learns that the priest had been sick in body and mind. The story shows the boy's feeling of fear, mystery and growing up। अब देखिए, इसमें एक छोटा लड़का हैगा जो एक प्रीस्ट के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, फादर फ्लिन। प्रीस्ट यानी कि जो चर्च में जो पादरी होते हैंगे उनको प्रीस्ट कहते हैंगे। तो उनके साथ जो काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, और जब उनकी डेथ हो जाती हैगी तो ये उनकी जो सिस्टर रहती है उनके पास जाता हैगा, और फिर वो उनको बताती है कि द प्रीस्ट वाज नॉट वेरी वेल, उनको प्रॉब्लम्स थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। तो उसके बाद जो है उस लड़के का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता हैगा। तो ये कहानी थी इनकी द सिस्टर में। फिर आरबी जो इनकी बहुत ही पॉपुलर स्टोरी हैगी, उसमें बताया जाता है एक यंग बॉय हु लिव्स इन अ डल डबलिंग नेबरहुड एंड डेवलप्स अ क्रश ऑन हिज फ्रेंड सिस्टर। अब इसमें अरबी एक छोटा लड़का रहता हैगा जिसको अपनी फ्रेंड की सिस्टर से जो है प्यार हो जाता है एक तरीके से। ही डेवलप्स अ क्रश, ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विथ हर एंड प्रोमिसेस टू ब्रिंग हर अ गिफ्ट फ्रॉम अरबी। अब अरबी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज अरबी, ठीक है, यूजीसी नेट में, तो आपको ये पता होना चाहिए इट वाज अ फैंसी साउंडिंग मार्केट, यानी कि मार्केट था। अरबी एक प्लेस का नाम था, ठीक है। But when he finally gets there, the market is almost closed and disappointed. He doesn't buy anything. He realizes that his dreams were childish and the real world is not as magical as he imagined। यानी कि उसको लगता था कि मैं गिफ्ट दूंगा जो अपनी फ्रेंड की सिस्टर को, फिर जो है मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, वो भी मुझे वापस से लाइक करने लगेगी। मगर फिर जब वो जाता है और ऑलमोस्ट क्लोज होने लगता है, जो उसके दिमाग में एक इमेज रहती है अरबी मार्केट की, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है लाइफ का, कि कैसे जो लाइफ की चीज़ें आएंगी वो कितनी ट्रांजिएंट, कितनी शॉर्ट लिव्ड रहेंगी। हमारी हैप्पीनेस और हमारी सैडनेस दोनों चीज़ें शॉर्ट लिव्ड रहती हैंगी। हम कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम सैड नहीं रह सकते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम हम हैप्पी नहीं रह सकते हैं। तो ये स्टोरी जो अरबी है इसका यही मीनिंग रहता हैगा, जो डीप में अगर आप समझेंगे तो। उसके बाद इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी द डेड, जो कि डब्लिनर्स में ही पब्लिश हुई थी। इसमें गैब्रियल एंड हिज वाइफ ग्रेटा go to a big Christmas party with family and friends. Gabriel gives a speech and feels proud later. At the hotel, Greta hears a song that reminds her of a boy named Michael Shure who once loved her deeply and died young। अब देखिए, इसमें भी जो है हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, और वाइफ का एक तरीके से हम कह सकते हैं एक पास्ट रिफ्लेक्ट होता हैगा, जिसमें देखा जाता हैगा कि वो एक यंग बॉय से जो उनका अफेयर रहता हैगा माइकल फ्योरे का, बट ही डाइड यंग, छोटी सी उम्र में ही मर गया था। अब इसमें जो है पहली चीज़ तो शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, तो जो उनके हस्बैंड थे गैब्रियल, उनको ऑब्वियस सी बात है कि ये सब सोच के नहीं अच्छा लगेगा। तो गैब्रियल इज शॉक टू लर्न दिस। ही रियलाइजेस दैट हिज वाइफ वंस फेल्ट अ डीप लव ही हैज नेवर गिवन और रिसीव्ड। द स्टोरी एंड्स विद गैब्रियल थिंकिंग अबाउट लव, डेथ एंड हाउ पीपल स्लोली फेड अवे लाइक स्नो कवरिंग एवरीथिंग। अब जैसे कि हर चीज़ जो है शॉर्ट लिव्ड हैगी, और
एक तरीके से नाहिलिस्टिक टोन है इसमें कि लाइफ का कोई ख़ास मीनिंग नहीं हैगा, और एक तरीके से आप दिखा सकते हैं कि गैब्रियल जो है अपनी वाइफ़ के लिए जेलसी फ़ील करते हैं कि जो लव उनकी वाइफ़ ने किसी को दिया था पहले, वो उनकी वाइफ़ उनको शायद ना दे पाए, और ना वो अपनी वाइफ़ को वो लव दे पाए जो उनके बॉयफ्रेंड या कह सकते हैं फ्रेंड माइकल फ्योरे ने उनको किसी टाइम दिया हो। ठीक है? तो ये दिखाता है एक नाहिलिस्टिक एटीट्यूड, जो नाहिलिज्म जो है फ्रेडरिक नीत्शे का टर्म है। तो उसका मतलब होता है बेसिकली लाइफ इज़ मीनिंगलेस। तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि लव का और किसी चीज़ का बहुत कोई मतलब नहीं हैगा, बस लाइफ चलती है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैंगे और फिर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। उसका कोई एब्सोल्यूटली कोई मीनिंग नहीं हैगा। तो ये थी डेड। उसके बाद जो इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैगा, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका जो अर्लियर टाइटल था स्टीफन हीरो, और ये एक कंसलर रोमन हैगा। कंसलर रोमन का मतलब होता हैगा कि द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिस्ट, जैसे कि बिल्डिंग्स रोमन होता हैगा कि डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। कंसलर रोमन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिस्ट। अब जैसे ये आप कह सकते हैं बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, क्योंकि जो स्टीफन डेडलेस है, जो इसका नॉवल का हीरो है, वो उसका स्टोरी और जेम्स जॉयस की स्टोरी काफ़ी मैच करती है ये हर एक चीज़ में। ठीक है? जैसे कि स्टीफन हीरो भी बहुत ही एलियनेटेड फील करता था, जेम्स जॉयस भी वैसे ही थे, और ये नॉवल जो है पब्लिश्ड हुई थी 1916 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं एक शॉर्ट स्टोरी की तरफ। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ स्टीफन डेडलेस, अ बॉय growing up in Ireland from his childhood. Stephen is different, quite curious, and full of imagination. He goes through many changes, family problems, strict Catholic schooling, and questions about religion and identity. अब देखिए बिल्कुल सेम जेम्स जॉयस की स्टोरी है कि स्टीफन डिडलिस भी जो है एक स्मॉल बॉय रहता है। इसमें बहुत ही स्टार्टिंग में स्टीफन को छोटा सा बच्चा दिखाया गया है, और स्टीफन का जो एक बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे ही सेम स्टीफन डेडलिस ने भी बोला हैगा। उसी तरीके से इसका पूरा जो स्टार्टिंग होती है कि ये उसी सेम तरीके से है जैसे एक बच्चा अपने बचपन में बात करता हैगा। ठीक है? उसके बाद जैसे कि तो इसी में फिर जेम्स जॉयस की तरह जो स्टीफन डेडलेस है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि ग्रोइंग अप इन आयरलैंड। वो पहली चीज़ तो उनकी फैमिली भी बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन रहती हैगी, और पूरी स्टीफन डेडलिस की स्टोरी दिखाई गई हैगी। बाद में स्टीफन डेडलिस भी हैं आयरलैंड छोड़ देते हैंगे, और वो भी एक राइटर बनने के लिए निकल जाते हैंगे, और जेम्स जॉयस की तरह भी ही वॉज वेल रेड। स्टीफन डेडलिस जो हैंगे वो पढ़ते हैंगे थॉमस एक्विनस के बारे में, और एरिस्टोटल की थ्योरीज पढ़ते हैंगे, और काफ़ी इंटेंस तरीके से एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाया गया है एक ह्यूमन बीइंग के माइंड का। वो कैसे लव करते हैं एक लेडी को, और उनको सडन एपिफेनी होती है एट द बीच। एपिफेनी का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन। वो उनके लिए पोयम लिखते हैं स्टीफन डेडलिस। बट इवेंचुअली जो होता हैगा कि ही grows older, Stephen becomes more rebellious. He starts to reject the beliefs of the society and the church. Beliefs of the society, आयरिश नेशनलिज्म की बात क्या यहाँ करी गई हैगी, और जो चर्च के बिलीव्स थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता हैगा। एक बहुत ही फ़नी पोर्ट्रेयल है चैप्टर 2 में, जबकि स्टीफन को एक फादर सरमन देते हैंगे, और स्टीफन जो है बहुत ही विविडली इमेजिन करते हैंगे कि हेल कैसा होगा। तो वो बहुत ही फ़नी है, अगर अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद स्टीफन डिसाइड्स टू लीव आयरलैंड सो दैट ही कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्री टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जस्ट लाइक जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस भी आयरलैंड छोड़ के उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, वो पेरिस गए और भी बहुत जगह वो घूमे। सिमिलरली स्टीफन डेडलिस भी यहाँ से निकल गया। अब इस स्टोरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है वो है कि द मिथ ऑफ डेडलिस। डेडलिस जो था एक ग्रीक मिथ में एक कैरेक्टर था जो कि आर्किटेक्ट था। उसने एक मेज़ बनाई थी, और उस मेज़ में उसी को जो है कैप्चर कर लिया गया था। तो उसने अपने और अपने बेटे इकारिस के लिए वैक्स के विंग बनाए थे, और वो वैक्स के विंग बना के वो और उसका बेटा दोनों उड़ गए थे। ठीक है? और बाद में स्टोरी में इकारिस जो है वो सन के बहुत पास चला जाता है, तो उसके वैक्स के विंग जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और वो गिर जाता हैगा।
बट ये एक तरीके से दिखाया गया है कि कैसे स्टीफन भी अपने आप को ट्रैप्ड पाता था एक लैब्रिंथ के अंदर, और उसने अपने खुद के विंग्स बनाए, और वो जो है सारी चीज़ों को, अपने रिलीजन को, अपनी नेशनैलिटी को, अपनी फैमिली को छोड़ के वो अपने आर्टिस्टिक करियर की तरफ जो है वो उड़ गया। उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यूलिसिस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1922 में पब्लिश हुआ था, और ये पोर्ट्रेट ऑफ सिटी ऑफ डबलिन है ऑन 16th जून 1904। अब ये इस पर्टिकुलर डेट पे जो है पूरे एक दिन की कहानी है, ठीक है, एकदम सिर्फ एक दिन की कहानी है, और आप समझ सकते हैं कि इतनी ये थिक बुक है, बट इसमें स्टोरी कुछ नहीं है, स्टोरी बिल्कुल नहीं है, बट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इसमें बहुत यूज़ किया गया है। द नॉवल वॉज सीरियलाइज्ड इन लिटिल रिव्यू। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 18 एपिसोड्स। ये याद रखिएगा, यूजीसी नेट में आपसे पूछ सकते हैं कि इन हाउ मेनी पार्ट इज़ द नॉवल यूलिसिस डिवाइडेड, ठीक है, तो आंसर होगा 18 एपिसोड्स। पार्ट 1 पूछ सकते हैं, इट इज़ टेलीमाकिस, एंड पार्ट 18 इज़ पेनेलोपी। अब टेलीमाकस जो था वो ओडेसियस का सन था, और पेनेलोपी जो थी वो ओडेसियस की वाइफ थी। अब ये जो नॉवेल हैगी, ये बिल्कुल ओडेसी को मिरर तो नहीं करती हैगी, बट एक मॉडर्न ओडेसी दिखाती है कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो नेविगेट करता है अपनी लाइफ को एक दिन में। यूलिसिस ओडेसियस को लगे थे 10 साल वापस ट्रोजन वॉर से था का अपने होमलैंड आने में, और उस टाइम पे उसकी वाइफ जो पेनेलोपी थी वो वेट कर रही थी, और उसका सन जो था वो उसको ढूंढने को निकलता हैगा। वैसे ही इस नॉवल में भी जो हमारे मेन कैरेक्टर हैंगे वो है लियोपोल्ड ब्लूम, जो कि ओडेसियस को रिप्रेजेंट करते हैंगे। ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, and a Jewish advertising agent in Dublin wanders the city over the course of one day, June 16, 1904. He is intelligent, kind, curious, but also lonely and emotionally troubled. अब ये एक तरीके से एक फ्लिप कर दिया है ओडेसियस को। ये भी वॉन्डर कर रहे हैंगे, ओडेसियस भी वॉन्डर कर रहे थे, बट ये जो है ये इमोशनली ट्रबल्ड हैं या आइसोलेटेड हैंगे, ठीक है। तो ये ओडेसियस से बिल्कुल डिफरेंट भी हैंगे और सेम भी हैंगे, ये दिखाया गया है जेम्स जॉयस के द्वारा। जो सेकंड कैरेक्टर हैगा, जो हमारी पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट के हीरो थे, वो हमारे सेकंड कैरेक्टर हैं, और इस नॉवल में भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि है स्टीफन डेडलिस। ही इज़ अ यंग इंटेलेक्चुअल टीचर, एंड ही इज़ द मॉडर्न टेलीमैकिस। जैसे कि ओडेसियस का बेटा था टेलीमैकिस, वैसे ही लियोपोल्ड ब्लूम जो है स्टीफन डेडलिस को नॉवल में बाय द एंड ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू स्टीफन डेडलिस, ठीक है। अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टीफन डेडलिस जो था वो भी डबलिन में घूम रहा था, और लियोपोल्ड ब्लूम भी पूरे टाइम जो है डबलिन में घूम रहे थे, और एंड में इन लोग मिलते हैंगे, और फिर काफ़ी लियोपोल्ड ब्लूम इनको एडवाइस देते हैंगे, ठीक है। फिर लास्ट कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मॉली ब्लूम का, जो कि वाइफ हैंगी लियोपोल्ड ब्लूम की, एंड शी इज़ द मॉडर्न पेनेलोपी, ठीक है। पेनेलोपी जो ओडेसियस की वाइफ थी वो बहुत ही लॉयल थी, उन्होंने 10 साल तक श्राउड ऑफ लार्टियस को वीव करा था, जो शूटर्स थे उनको भगाने के लिए। बट जो मॉली ब्लूम थी वो एक मॉडर्न वुमन थी, और वो सेक्सुअली लॉयल नहीं थी। उनका अफेयर था एक मैनेजर के साथ, बिकॉज ये सिंगर थी, तो इनका अफेयर था इनके मैनेजर ब्लेजेस बॉयलिन के साथ। तो ये तरीके से दिखाया गया है कि कैसे मॉडर्न पेनेलोपी पहले की पेनेलोपी से बहुत डिफरेंट हैंगी, एंड शी इज़ अनफेथफुल टू ब्लूम एंड बट डीपली ह्यूमन। Her final soliloquy in episode 18 Penelope is famous for its stream of consciousness dialogue। जो फाइनल soliloquy है वो बिना किसी पंक्चुएशन के लिए लिखी गई है, एकदम स्ट्रेट, सिर्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और मॉली ब्लूम के जो स्ट्रेट अनफिल्टर्ड थॉट्स हैं वो जेम्स जॉयस ने दिखाएंगे। और फाइनल वर्ड जो इस नॉवल का है, जो कि यूजीसी नेट का कई बार क्वेश्चन भी है, वो है यस, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारी नॉवल होती हैगी। अगर आप इसकी डीप समरी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्क जो आता है फिनिगन्स वेक। ये जॉयस को 17 साल लगे थे, 17 ईयर्स लिखने में लगे थे, और जॉयस ने कहा था कि ये मेरा मास्टरपीस है, और क्रिटिक्स
इस वर्क को समझ नहीं पाए थे। और अगर आप अभी भी इस वर्क को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इस वर्क में, कि आप कोशिश करेंगे तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। ओरिजिनल टाइटल ड्यूरिंग राइटिंग वॉज वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको मार्क कर लीजिएगा। और पब्लिश्ड इन द ईयर 1939। ठीक है। फिनिगन वेक्स टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन HCE Humphrey Chimpden Eovicker and his wife ALP Anna Livia Florabella and their children Shame and Sean in a way that blends myth, dream, history and everyday life। अब इस नॉवल में स्टोरी बहुत कम है, ये एक ड्रीम की तरह दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी सेम चीज़ें हो रही होंगी और अलग-अलग तरीके से उसको दिखाया गया है। पूरी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है जेम्स जॉयस के द्वारा। और कोई इसमें एक लीनियर पैटर्न ही नहीं है, ये पूरी साइक्लिकल नॉवल है। जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो कंटिन्यूएशन है इसके लास्ट पैराग्राफ का। तो पूरी नॉवल साइक्लिकल हैगी, बट the book isn't linear, it is circular. The last sentence ends midway and completes the very first sentence of the novel, creating a never ending loop that symbolizes the cycle of life, death, and rebirth। अब ये लूप जो है हमने सैमुअल बेकेट के वर्क्स में देखा है वेटिंग फॉर गोडो में, जिसका मतलब यही होता है कि लाइफ इज साइक्लिकल। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साइकिल से कभी हम क्या बाहर निकल पाएंगे, या हम हमेशा इस लाइफ की जो साइकिल में फंसे रह जाएंगे, जो कि है डेथ और रीबर्थ, डेथ और रीबर्थ। तो ये दिखाने की कोशिश करी गई है जेम्स जॉयस के द्वारा। ये नॉवल जो है, इससे बहुत डिटेल में क्वेश्चंस यूजीसी नेट में नहीं आते होंगे, बट हाँ ये क्रोनोलॉजी में आ सकती है। तो 1939 जो इसकी डेट है वो आप याद रखिएगा याद से। और ये पब्लिश हुई थी बाय बाय फेबर एंड फेबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो जो इसका टाइटल हैगा फिनिगन्स वेक का, वो आयरिश बैलेड से आता हैगा, द फिनिगन्स वेक इन विच अ बिल्डर नेम टिन फिनिगन्स फॉल्स फ्रॉम अ लैडर एंड डाइज। अब देख सकते हैं कितना अब्सर्ड सा हैगा कि एक फिनिगन जो था वो बिल्डर था और वो गिर के जो है वो मर जाता हैगा, बट इज रिवाइव्स इन हिज ओन वे व्हेन विस्की इज स्पिल्ड ऑन हिम। अब जो विस्की लिकर होता हैगा, दारू, जब वो उसके ऊपर स्पिल हो जाती है तो वो रिवाइव भी हो जाता हैगा। ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है द आइडिया ऑफ फॉल इन रिवाइवल इज की टू द होल बुक। अब फॉल इन रिवाइवल का अगर हम देखें तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट भी हमें दिखाता है कि द फॉल ऑफ मैन, द मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। और फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट जब आते हैं तो एक रिवाइवल लेके आते हैं। तो ये कई तरीके से उसको भी एको करता है। और इस वर्क में जो है आयरिश मिथ्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैंगे। और जॉयस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक फैक्टर था कि वो मिथ को अपने वर्क्स में यूज़ करते थे। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है ये। और अगर इसके बाद आपको कोई और राइटर के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं नया वीडियो बना दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो